हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 9 ऑफ घटना चक्र। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में शामिल हो गया है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या आतंकियों को कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प, उस पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। और ये कब बनी? वर्ष 1989 में जो G7 के शिखर सम्मेलन चल रही थी तब इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। टोटल इसमें 39 सदस्य देश हैं और 2 क्या है, क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं। और ऑब्जर्वर स्टेट कौन है इसका? इंडोनेशिया। भारत ने FATF की सदस्यता कब ली? 2010 में। तो भारत को याद रखना है, जब बना था ये तब नहीं जुड़ा भारत, काफ़ी बाद में जुड़ा 2010 में। तो FATF की जो मीटिंग है 2022 वाली वो संपन्न हुई है और जिसकी अध्यक्षता किसने की है? सिंगापुर के T राजा कुमार ने। अब इसमें क्या है, अलग अलग सूची होती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। इसमें क्या है, जो म्यांमार के अतिरिक्त इसमें ईरान और उत्तर कोरिया, इनको भी किस सूची में डाला है? तीनों नाम याद रखना है। म्यांमार को क्यों डाला है? जो यहाँ पर आंग सान सूची, इनको लेकर ये म्यांमार चर्चा में रहा है, उसके लिए क्या है, इसको ब्लैक लिस्ट में डाला है। ईरान और उत्तर कोरिया और म्यांमार, इन तीनों को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। ग्रे सूची में कौन कौन है? कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये तीनों नाम भी याद रखने हैं ग्रे लिस्ट की सूची में। पहले पाकिस्तान भी हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान क्या है, इस लिस्ट से बाहर हो गया है। अब पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको कौन निकालता है? वीपो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कब से निकाली जा रही है रिपोर्ट? वर्ष 2007 से। और इसमें वीपो का साथ CII, CNI, TIM ये भी देते हैं, तो ये नाम इतना याद रख लेना। द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री और एसो पेट्रोल, इसके बाद TIM, ये चारों संस्थाएं भी इसमें सहयोग देती हैं। ये इसका 15वां संस्करण था और इसकी थीम क्या थी? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। टोटल 132 अर्थव्यवस्था थी जिनकी रैंकिंग दी गई है। मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इस बार किसकी रही है? लगातार 12 साल से स्विट्जरलैंड को ही रैंकिंग दी जा रही है और चीन को इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर 1 स्विट्जरलैंड, USA सेकंड और स्वीडन थर्ड रैंक। भारत की रैंक देख लेते हैं, भारत की रैंक क्या रही है। 2022 में भारत की रैंक 40वीं रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इनोवेशन के लिए यहाँ पर भारत काफ़ी अग्रसर हो रहा है नई नई चीज़ों के लिए। पहले भारत की रैंक 46 थी, जो कि अब सुधरी है। तो इनोवेशन में भारत भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके बाद और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इंडोनेशिया पहली बार शामिल हुआ है, पाकिस्तान, ये सब, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 में जो टोक्यो योकोहामा जापान का शहर है, वो विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो शीर्ष नंबर मिला है वो किसको मिला है? जापान की टोक्यो योकोहामा को। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। यहाँ पर फूड को कैसे सिक्योर किया जा सके, तो ये विकसित और विकासशील देशों में सुरक्षा, खाद्य की सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है उसका मूल्यांकन करता है। तो इसको कौन निकालता है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट और कोर्ट वे एग्री साइंस, ये दोनों निकालते हैं। और कब से निकाला जा रहा है? वर्ष 2012 से। तो 4 इसमें स्तंभ, 4 पिलर्स के आधार पर ये क्या है, निकाली जाती है इंडेक्स,
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। वो 4 कौन कौन से पिलर्स हैं? फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्शन। तो यहाँ पर फूड को कैसे अफोर्ड किया जाए, वो फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है उसके देखते हैं, क्वालिटी कैसी है फूड की और उसकी सेफ्टी कैसी है वो देखते हैं, और फूड को सस्टेनेबल कैसे किया जा सकता है। तो ये 4 पिलर्स के आधार पर ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रैंकिंग दी जाती है। तो ये इसका 11वां संस्करण है। टोटल 113 देश शामिल हुए। नंबर 1 रैंकिंग किसको मिली? फिनलैंड को, देन आयरलैंड को, और 3rd रैंक मिली नॉर्वे को। भारत का स्थान क्या रहा? 68वां स्थान भारत का रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो इसमें क्या है, 3 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। इसको किसने बनाया था, मतलब कौन इसको निकालता है? तो UIL यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग द्वारा ये क्या है निकाला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? UIL का हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। तो GNLC शॉर्ट में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज को GNLC बोलते हैं, और UIL यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो GNCL को क्या है, ये UIL ने GNCL की स्थापना की थी 2012 से ये लॉन्च किया गया। टोटल इसमें 76 देशों के 294 शहर शामिल हैं। भारत के 3 शहर भी शामिल कर लिए गए हैं। वो 3 शहर कौन कौन से हैं उनके नाम एक बार देख लेते हैं। नीलांबूर जो कि कहाँ पर है? केरल में है। त्रिशूर ये भी केरल में, और वारंगल ये तेलंगाना में। इन तीनों को क्या है शामिल कर लिया गया है। त्रिशूर किसके लिए जाना जाता है? त्रिशूर को कल्चरल कैपिटल बोला जाता है, केरल की सांस्कृतिक राजधानी। और ये क्या है, सोने के लिए भी जाना जाता है, आभूषण उद्योग और गोल्ड के लिए जाना जाता है। नीलांबूर ये लैंड ऑफ टीक बोला जाता है इसको, सागौन के पेड़ यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं नीलांबूर केरल में। और ये नीलांबूर ऐसा पहला शहर है। वैसे तो जो ये GNLC है, इसमें क्या है, GNLC में 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन वाला शहर होना चाहिए, लेकिन एकमात्र शहर नीलांबूर ऐसा बन गया जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है, फिर भी वो शामिल कर लिया गया। और वारंगल कहाँ पर है? तेलंगाना में। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। पहली बार 2006 में ये निकाली गई थी, जारी की गई थी। 4 डायमेंशन पर निकाली जाती है। 4 डायमेंशन कौन से? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, इनके बेस पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। टोटल कितने देश हैं? 146 देश हैं इसमें। और ये क्या है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में लैंगिक अंतराल स्कोर 68.1% था। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुरूप विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को खत्म करने के लिए 132 वर्ष लग जाएंगे। और पूर्ण लैंगिक समानता अभी कोई भी देश प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन इसमें हाई रैंक पर कौन है? आइसलैंड है, जिसने क्या है 90% तक लैंगिक अंतराल को कम किया है। तो टॉप 3 देश देख लेते हैं इसमें, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ये क्या है, लैंगिक समानता के मामले में इनका स्कोर सबसे अच्छा रहा है। और सबसे खराब किसका रहा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कोंगो गणराज्य, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC भी आप इसको याद रख सकते हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो भारत की रैंकिंग यहाँ पर 5 स्थान सुधरी है। भारत क्या है 135वें स्थान पर पहुंच गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जिसको कौन निकालता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, डैसा। इसका एक विभाग है, सब
पॉपुलेशन डिवीजन, उसके द्वारा ये क्या है रिपोर्ट निकाली जाती है। हर 2 साल पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकाली जाती है और इस रिपोर्ट का प्रकाशन पहली बार वर्ष 1951 में हुआ था। उसके बाद से यह हर 2 साल में निकाली जाती है। इस बार इसकी ये क्या है WPP की 27वीं रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार WPP 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक की विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। तो WPP ने ये आंकड़ा दिया था। उसके बाद कुछ और आंकड़े हैं जो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। 2030 तक 8.5 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, 2050 तक 9.7 और 2100 तक 10.4% पॉपुलेशन हो जाएगी। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि 8 देशों में 8 देशों की पॉपुलेशन एक तरफ और बाकी सब देशों की एक तरफ, जिसमें भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कोंगो गणराज्य, इथियोपिया, फिलीपींस और तंजानिया, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और प्रजनन क्षमता कम हुई है यहाँ पर। पहले 1950 में 5 हुआ करती थी, 5 जन्म प्रति महिला, मतलब एक महिला 5 बच्चों को जन्म दे सकती थी, जो कि अब घटकर क्या है 2.3 हो गया है। 2050 तक ये घट के कितना हो जाएगा 2.1 तक हो जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो वो 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है, जो कि 1990 से क्या है बढ़ी है। तो उसके बाद पॉपुलेशन, यहाँ पर भारत की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि भारत चीन को पिछाड़कर नंबर 1 देश बन जाएगा, जो कि बन चुका है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। नंबर 1 चीन है अभी, लेकिन सेकंड भारत है और अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित। यहाँ पर क्या है, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट होती है उनके संरक्षण के लिए उनको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है, उसके लिए इंटर गवर्नमेंटल कमेटी बनाई गई है और उसमें भारत का भी चयन हुआ है। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, इनको सेफगार्ड कौन करता है, यूनेस्को करता है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो पेरिस में है। अब इस अभी समय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा पारित किया गया था, कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को। तो भारत को इसका जो पार्ट बनाया है, सदस्य बनाया है, वो कब से कब तक रहेगा, भारत वर्ष 2022 से 2026 तक रहेगा। यह भारत का इस समिति में तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले भी भारत इसका सदस्य रह चुका है, 2006 से 2010 तक और 2014 से 2018 तक। अब 22 से 26 तक भारत इसका सदस्य रहेगा। भारत की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है वो कौन कौन सी है। इंटेंजिबल वो होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, तो सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रामलीला है, ये 2008 में शामिल की गई। देन वैदिक का जो मंत्र होता है वो 2008 में शामिल किया गया। और कुटियात्तम ये क्या है, एक नाटक कला है, ये कहाँ की, केरल की, ये भी 2008 में शामिल किया गया था। उसके बाद रमन जो कि उत्तराखंड का है उत्सव, और मोडियट्टू ये केरल का है, 2010 में शामिल किया गया। कलबेलिया राजस्थान का ये लोक नृत्य है, 2010 में शामिल किया गया। छऊ नृत्य ये उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रचलित है, ये 2010 में शामिल किया गया। और जो लद्दाख का बौद्ध मंत्र करते हैं बुद्धिस्ट लोग, उसको 2012 में शामिल किया गया। और संकीर्तन जो कि मणिपुर का एक फेस्टिवल है, वो 2013 में शामिल किया गया था। उसके बाद फिर किसको शामिल किया गया, पंजाब का जो जंठियाल गुरु के जो ठटेरे हैं उनके द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं पीतल और तांबे के, उनको। उसके बाद योग 2016 में शामिल किया गया। नवरोज उत्सव जो कि पारसी लोगों का नववर्ष है, उसको 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेले को 2017 में, और हाल ही में किसको 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। टोटल 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट हैं भारत की, इनको आप याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक शांति सूचकांक 2022, ग्लोबल पीस इंडेक्स।
इसको कौन निकालता है? ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह निकाला जाता है। पहली बार इसको वर्ष 2007 में इसको निकाला गया था। और इसको बनाया किसने? जो थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये स्टीव किल्लेलिया के द्वारा बनाया गया था। इसकी स्थापना स्टीव किल्लेलिया ने की थी। उसके बाद से यही इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को निकालता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स को। ये इसका 16वां संस्करण था। 163 देश या मेंबर्स इसमें शामिल किए गए। पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो वैश्विक शांति में क्या है? गिरावट आई है। गिरावट इसलिए आई है क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता पलटी देखी, यूक्रेन रूस का युद्ध देखा, काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई वर्ल्ड लेवल पर जिनकी वजह से ये क्या है? शांति रिपोर्ट है इसमें परसेंटेज गिरी है। सबसे शांति वाला क्षेत्र कौन सा है वर्ल्ड लेवल पर? ये यूरोप यहाँ पर घोषित किया गया है। किस बेस पर घोषित किया गया है वो नहीं पता, लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद यूरोप काफ़ी चर्चा में रहा था। देन जीपीआई 2000 ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो नंबर 1 रैंक इसकी, और अफगानिस्तान को लास्ट रैंक मिली है। अफगानिस्तान में जो कि सरकार थी डेमोक्रेटिक सरकार, उसको हटाकर तालिबान ने अब कब्जा कर लिया है और तालिबान ही अफगानिस्तान की सत्ता चला रहा है। तो नंबर 1 देश आइसलैंड, देन सेकंड पर न्यूजीलैंड, थर्ड पर आयरलैंड। ये 3 देश याद रखने। लास्ट में अफगानिस्तान, यमन और सीरिया, ये 3 देश भी याद रखने हैं। भारत की रैंक 135 है। और यहाँ पर क्या है? वैश्विक स्तर पर भारत 19वीं रैंक के साथ भूटान साउथ एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना रहा है। भूटान कभी लड़ाई वगैरह चर्चा में नहीं रहता है। तो ये क्या है? साउथ एशिया का सबसे शांति प्रिय और वर्ल्ड लेवल पर 19वीं रैंक प्रदान हुई है। देन नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य घोषित किए गए हैं। यूएनएससी जो कि यूनाइटेड नेशन है, उसकी क्या है 6 पार्ट हैं, जिसमें क्या है एक अंग है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका काम होता है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी बेसिस पर, जो कि बदलते रहते हैं हर 2 साल के बाद। और चुना किसके द्वारा जाता है? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। अब 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं वो नाम भी याद रखने हैं। चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। देन 10 अस्थायी सदस्य देशों में 5 बदले हैं। तो ये सीटें किस तरह से विभाजित होती हैं? 5 सीटें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1 सीट है, एक लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के लिए 2 सीटें हैं, और 2 सीटें पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए हैं। तो यहाँ पर 5 नए अस्थायी कौन कौन से हैं? ये जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर, इनको शामिल किया गया है। अब इनका अवधि कब से कब तक रहेगी? 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। मोजाम्बिक पहली बार शामिल किया गया है और स्विट्जरलैंड को भी पहली बार शामिल किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली? भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ली, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो गया था। बाकी इनके नए जो 5 चुने गए, इनके अलावा 5 और कौन कौन से? अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन और यूएई। ये टोटल 10 हो गए देश हैं जो अस्थायी और 5 परमानेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि क्यूकरली साइमंड्स द्वारा जारी की गई, और ये इस रिपोर्ट का 19वां संस्करण था। इसमें टोटल वर्ल्ड के 1422 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। नंबर 1 रैंक लगातार 11वीं बार किसको मिली है? एमआईटी को, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है,
उसके बाद एशिया में रैंकिंग सबसे ऊपर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को मिली है। ओवरऑल रैंकिंग इसकी 11वीं रही है, लेकिन एशिया में नंबर 1 रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। MIT को फर्स्ट रैंक मिली है, कैम्ब्रिज को सेकंड रैंक जो कि यूके में कैम्ब्रिज, और थर्ड रैंक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिली है जो कि यूएसए में, ऑक्सफोर्ड को फोर्थ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 5th रैंक मिली है। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड की। इसमें भारत को क्या रैंकिंग मिली है? भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं और इसमें IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक 155वां स्थान IISc बेंगलुरु को, 172वां स्थान IIT बॉम्बे को और 174 IIT दिल्ली को। ये याद रख लेना कि भारत के कौन कौन से चुने गए हैं। टॉप 200 में ये 3 यूनिवर्सिटीज चुनी गई हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। ये टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है, मतलब रैंकिंग दी गई है, जो कि यूके की पत्रिका है टाइम हायर एजुकेशन। तो इसमें एशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। टोटल 13 इंडिकेटर्स पर इसमें यूज़ किए जाते हैं और 31 देशों या मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर्स बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन मतलब देश या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये भी शामिल हो सकता है। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़? 616 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग दी गई है। 118 इसमें जापान के विश्वविद्यालय शामिल है और 97 चाइना के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शामिल हैं। उसके बाद भारत की रैंकिंग 3rd रही है। इसमें टोटल 71 यूनिवर्सिटीज़ भारत की इसमें शामिल हुई हैं। तो इस सूची में जो पैलेस्टीन है उसकी किसी एक यूनिवर्सिटीज़ को पहली बार शामिल किया गया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 रैंकिंग सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, पैकिंग यूनिवर्सिटी चाइना को 2nd रैंक और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को 3rd रैंक मिली है। इस लिस्ट में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? IISc बेंगलुरु को 42वीं रैंक और JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर में है, इसको 65वीं रैंक और IIT रोपड़ पंजाब को 68वीं रैंक मिली है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 EPI एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार निकाली जाती है। और ये किसके द्वारा निकाली जाती है? एक ही इंस्टीट्यूट ही नहीं निकालता, इसको काफ़ी इंस्टीट्यूशन से एक साथ मिलकर निकालते हैं। जैसे येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय हो गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है अर्थ इंस्टीट्यूट, और CIESIN द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इन सब की क्या है? ये एक संयुक्त परियोजना है। और EPI में क्या है? उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है देशों को कि कैसा कैसा उन्होंने यहाँ पर रैंकिंग सुधारी है। तो 1 जून को यह रिपोर्ट जारी की गई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 11 कैटेगरीज में और 11 कैटेगरीज में विभक्त है और 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में यह आधारित की गई है। इसी के बेस पर 180 देशों की रैंकिंग दी गई है। और ये ऑब्जेक्टिव्स 3 ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर दी जाती है, वो एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी एंड क्लाइमेट पॉलिसी। इनमें क्या क्या है? समग्र रूप से EPI रैंकिंग प्रदर्शित करती है कि किस देश ने पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। इसमें रिपोर्ट में बोला गया है कि वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर वर्ष 2050 में केवल 4 देश, चाइना, भारत, USA एंड रूस, ये क्या है? सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। और 2050 में कुल 24 देश क्या हैं? 80% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब ये 24 देश क्या है जो ग्रीन हाउस गैस है उसका 80% ये 24 देश ही क्या है उत्सर्जित करेंगे। और इनको एक नाम दिया गया है इन 24 देशों को, द डर्टी 2 डजन।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा द डर्टी 2 डजन किससे रिलेटेड है, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जो इंडेक्स आया है ये इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें ये बताया गया है 2 डजन, द डर्टी 2 डजन। और इसमें रैंकिंग 3 देशों की जो अच्छी रैंकिंग है, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। और अंतिम 3 देश जिनकी रैंकिंग सबसे खराब है वो भारत है, म्यांमार है और वियतनाम। भारत की 180 देशों में से 180 रैंकिंग रही है, जो कि बहुत बेकार रैंकिंग है। 2020 के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग क्या थी, 168 थी। इस बार इंडिया सबसे लास्ट रहा है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की तरह ही है, और ये क्या है 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसको निकालता कौन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह निकाला जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और इसमें क्या है, अलग अलग आधार पर रैंकिंग दी जाती है। वो किन बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है, इसका थीम देख लेते हैं। इस बार का थीम क्या है, रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर, एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण। टोटल इसमें 117 देश शामिल थे। नंबर 1 रैंक जापान को मिली है, नंबर 2 अमेरिका को और नंबर 3 स्पेन को। लास्ट रैंक किसको मिली है, इसमें चाड को मिली है। और भारत की रैंकिंग क्या है, इस बार भारत की रैंकिंग 54th रही है, जो कि 2019 में क्या थी, भारत की रैंक 46 थी। 2 साल में एक बार निकाला जाता है, तो 19 के बाद ये फिर क्या इंडेक्स 2। नेक्स्ट टॉपिक है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 है। ये रैंकिंग 1989 से प्रकाशित की जा रही है। ये एक वार्षिक पुस्तक है। इस कौन निकालता, IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि क्या है स्विट्जरलैंड स्थित वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा संकलित किया जाता है। और ये क्या है, इसका 34वां संस्करण है। इसमें क्या है 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है, और 4 बेसिस पर इसको रैंकिंग दी जाती है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। IMD की WCR वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में क्या है, पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फर्स्ट रैंक डेनमार्क को मिली है, फर्स्ट डेनमार्क रहा है, सेकंड स्विट्जरलैंड रहा है और थर्ड सिंगापुर रहा है। भारत ने यहाँ पर 6 स्थानों का सुधार किया है 2022 की रैंकिंग में। 37वां स्थान किसको मिला है, यहाँ पर भारत को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022, ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये क्या है, ये रिपोर्ट निकाली जाती है पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, ये नाम याद रखना है। इसके द्वारा निकाली जाती है ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये क्या है कि किस कंट्री में रिलीजियस माइनॉरिटी को रहने की ज़्यादा आज़ादी है, मतलब अच्छे से रह सकते हैं। और इसमें रिपोर्ट में 110 देशों को शामिल किया गया है। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या वाले देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। मालदीव की जनसंख्या क्या है, 10 लाख से कम है, लेकिन उसको भी इस लिस्ट में रखा गया है। फर्स्ट रैंक इसमें भारत को मिली है, सेकंड साउथ कोरिया को, थर्ड जापान को। भारत ऐसा देश है जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन क्या है अच्छे से रह सकती हैं और उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022, और इसमें रैंकिंग 3 देशों की जो अच्छी रैंकिंग है, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। और अंतिम 3 देश जिनकी रैंकिंग सबसे खराब है वो भारत है, म्यांमार है और वियतनाम। भारत की 180 देशों में से 180 रैंकिंग रही है, जो कि बहुत बेकार रैंकिंग है। 2020 के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग क्या थी, 168 थी। इस बार इंडिया सबसे लास्ट रहा है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की तरह ही है, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव
नेक्स्ट टॉपिक है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है? ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की तरह ही है और ये क्या है? 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसको निकालता कौन है? ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह निकाला जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और इसमें क्या है? अलग अलग आधार पर रैंकिंग दी जाती है। वो किन बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है? इसका थीम देख लेते हैं। इस बार का थीम क्या है? रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर, एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण। टोटल इसमें 117 देश शामिल थे। नंबर 1 रैंक जापान को मिली है, नंबर 2 अमेरिका को और नंबर 3 स्पेन को। लास्ट रैंक किसको मिली है? इसमें चाड को मिली है। और भारत की रैंकिंग क्या है? इस बार भारत की रैंकिंग 54th रही है, जो कि 2019 में क्या थी? भारत की रैंक 46 थी। 2 साल में एक बार निकाला जाता है, तो 19 के बाद ये फिर क्या इंडेक्स 2021 में निकाला गया। 19 में 46 थी और 21 में 54वीं रैंक रही है भारत की। किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022, ये क्या है? चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा क्या है? जारी की जाती है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ये इसका 12वां संस्करण है। इसमें इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि कौन देश कितना ज्यादा जेनरोसिटी दिखाता है, उदारता दिखाता है। जैसे युद्ध हो गया किसी देश में, महामारी आ गई, उसको कितना दान दे रहा है, उसके बेसिस पर यह रैंक दी जाती है। तो इसमें क्या है? विश्व के 119 देशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो इंडोनेशिया है, इसको उदारवादी, सबसे उदारवादी देश की रैंकिंग मिली है। नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 केनिया और नंबर 3 यूएसए। ये क्या है? सबसे उदारवादी देश है। इसमें भारत को क्या रैंकिंग मिली है? 57वीं रैंकिंग मिली है उदारवादी के मामले में। 2022 की रैंकिंग में अंतिम 4 देश है कंबोडिया, जापान, अफगानिस्तान और मिस्र। इनकी रैंकिंग क्या है? कंबोडिया की 119, जापान की 118, 117, अफगानिस्तान 116, ये मिस्र की रैंकिंग है। जापान याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जापान की यहाँ पर रैंकिंग बहुत खराब है। नेक्स्ट टॉपिक है सतत विकास रिपोर्ट 2022 है। ये क्या है? सतत विकास रिपोर्ट। यहाँ पर जो 2030 के लिए एजेंडा चलाया गया था, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कब से चलाया जा रहा है? वर्ष 2015 से। टोटल कितने गोल हैं इसमें? 17 गोल हैं। इनको पूरा करने के लिए ही 2030 तक ये गोल पूरा किए जाएं, इसके लिए ही यह चलाया गया है एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के तर्ज पर यह सतत विकास रिपोर्ट निकाली जाती है। सतत विकास रिपोर्ट को कौन निकालता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN द्वारा यह निकाली जाती है। इसका 7वां संस्करण है और इस बार की थीम है, इसका शीर्षक है संकट से सतत विकास तक, SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द SDGs एज रोड मैप टू 2030 एंड बियॉन्ड, ये इस बार की थीम है। और इसमें क्या है? अलग अलग रैंकिंग दी जाती है। नंबर 1 रैंकिंग फिनलैंड को मिली है, 2nd डेनमार्क को और 3rd रैंक मिली है स्वीडन को। अंतिम 5 देश कौन कौन से रहे हैं इसमें? अंतिम 5 देशों में साउथ सूडान को 163 रैंक मिली है, 162 रैंक मध्य अफ्रीकी गणराज्य को और 161 चाड को मिली है। ये अंतिम 5 देश हैं। यहाँ पर भारत को 163 देशों में से 121वां स्थान मिला है। भारत का जो ओवरऑल स्कोर है 60.32 है और भारत को किस में रखा गया? लो SDG कमिटमेंट की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। ये जो रिपोर्ट है UN हैबिटेट, इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1976 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केनिया में है, ये ध्यान रखना है। और जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, ये किसके द्वारा निकाली जाती है? UN हैबिटेट के द्वारा। 2022 की क्या थीम है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट की? एनवाइसेजिंग द फ्यूचर ऑफ सिटीज।
तो इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया? वर्ल्ड अर्बन फोरम का जब 11वां सेशन चल रहा था उसके दौरान जारी किया गया। और वर्ल्ड अर्बन फोरम का जो सेशन था ये 11वां सत्र था, 26 जून से 30 जून 2022 तक पोलैंड का एक शहर है कैटोविस, वहाँ पर चलाया गया। और इसमें क्या पॉइंट दिए गए हैं? वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो कि सतत विकास लक्ष्य 11 के अनुरूप है, जो 11 है SDG 11, उसमें क्या है, सतत शहर एवं समुदाय के बारे में बताया गया, उसी को लेकर यह रिपोर्ट निकाली जाती है। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? 2035 तक भारत की जो शहरी आबादी है वो 675 मिलियन होने का अनुमान है, और जो कि चीन की लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी वाला देश हो जाएगा। कौन? भारत। वर्ष 2035 के मध्य तक भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 43.2% हो जाएगी, और वर्ष 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% से बढ़कर वर्ष 2050 तक 68% होने का अनुमान है। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो नंबर 9 पार्ट नंबर 9 खत्म होता है। यहाँ पर हमने जो इंटरनेशनल पार्ट है इसका, वो पार्ट 2 इसका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या है, पार्ट 10 जो कि किसका होगा? पार्ट 10 जो घटना चक्र है उसका, इसमें हम ये इंटरनेशनल न्यूज़ को ख़त्म कर देंगे। देन इसके बाद हम यूपी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।